बीए फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड के अंतर्गत आज हम जया जादवानी की कहानी अब उठूंगी राख से क्या अध्ययन करेंगे। जया जादवानी आधुनिक काल की एक महत्वपूर्ण कथाकार हैं जिन्होंने उपन्यास, कहानी, कविता आदि अनेक विधाओं में रचना कर्म किया है। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, मैं शब्द हूँ, अनंत संभावनाओं के बाद भी उठाता है कोई एक मुट्ठी, ये उनके काव्य संकलन हैं। और उनके जो प्रमुख कहानी संकलन हैं उसमें मैं अपनी मिट्टी में खड़ी हूँ, कंधे पर अपना हल लिए, अंदर के सानियों में कोई सपना कांपता है और मुझे ही होना है बार बार। जया जादवानी हिंदी साहित्य की आधुनिक जो कथाकार हैं उनमें एक महत्वपूर्ण नाम है। और वर्तमान जो समय में जिन कथाकारों में ने मार्मिक कहानियाँ लिखी हैं उनमें उनका विशेष जिक्र होता है। पाठ्य पुस्तक में संकलित जो उनकी कहानी है अब उठूंगी राख से, एक आधुनिक बोध की एक मार्मिक कहानी है जो आज के समय में सारे रिश्ते और जो हैं उसकी एकमात्र औपचारिकता भर रह गए हैं, इस तथ्य को वे संकेत करते हैं। सबसे पहले हम इस कहानी के शीर्षक पर पहले विचार करते हैं। अब उठूंगी राख से शीर्षक एक सार्थकता लिए हुए शीर्षक दिख रहा है। ऐसा लगता है एक व्यक्ति जो होता है अपने जीवन में जीवन और मृत्यु का जो उसका क्रम होता है वह हमेशा चलता है। वह शिशु के रूप में जब प्राप्त होता है उसको जीवन, तब वह राख से ही होता है, और मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह राख में परिवर्तित होता है। यह वह राख है जो जीवन देती है तो जीवन लेती है, किंतु जीवन को लेने के पश्चात यही राख उसे पुनर्जीवन प्रदान करती है। कहानी की जो नायिका है अपने पति के निधन के पश्चात बहुत सोच विचार कर इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि एक प्रकार से पति के साथ ही मेरा जीवन भी बेसहारा हो गया। इसमें मुझे क्या मुझे रोते रहना चाहिए? अंदर से एक उसके अंतरात्मा से आवाज़ आती है और वह जो निर्णय लेती है, मेरे सामने दो रास्ते ही थे, एक वह जो मैंने घिसटते पार किया और दूसरे जिसे मैं अपने पैरों पर चल के पार कर सकती हूँ। इसमें कौन है मेरे साथ? कोई नहीं है। यह जो कोई नहीं है यह रिश्तों का जो संदर्भ है जिसमें वह अपने स्वयं अपने पैरों पर चलकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। ऐसी स्थिति में वह एक ऐसी स्थिति पर जगह पर पहुंच जाती है जहां उसके सारे संबंधी रिश्ते जो होते हैं वह उसको पहचानने से एक प्रकार से जैसे इनकार कर देते हैं, और बगैर सहारे के वह कैसे चल पाती है, यह इस कहानी में नायिका के संदर्भ में हमारे सामने प्रकट किया गया है। पति के मृत्यु के पश्चात शोक मनाने वाली इस कहानी की नायिका यह महसूस करती है कि जिस व्यक्ति के साथ उसने जीवन व्यतीत किया, पति पत्नी के रिश्ते को निभाना भर था, उसे अपने पति से शायद कभी प्रेम नहीं मिला, पर उसकी सारी ज़रूरतों को पूरी वह करता रहा, उसे सदा प्रसन्न करती रही। उस उबाऊ यात्रा में वह 4 बच्चों की माँ भी बनी, अस्पताल में भर्ती अपने पति की सेवा भी की। यह सेवा पति के पास उपस्थिति भर भी थी। असल काम तो उसके पति का पैसा था। मरने के बाद भी सभी रस्मों को वह तथा उसके बच्चे पूरी निस्संगता से पूरी करते। बड़े बेटे को अफसोस भी होता है कि अस्पताल में 15 लाख रुपए व्यर्थ में ही खर्च हो गई। मौत तो घर पर भी आ सकती थी, और मरने के बाद सारे संस्कारों को पूरी निष्ठा से पूरा भी करती है। और इसी प्रकार उसके बच्चे भी यही समझते हैं। शोक संतप्त परिवार है, किंतु वास्तविकता है वह कहानी की नायिका ही समझती है कि जिस पति के साथ उसने जीवन व्यतीत किया उसके साथ रागात्मक संबंध तो उसके कभी रहे नहीं, केवल एक निर्वाह भर का जो जीवन था। और पति की मृत्यु के पश्चात जो शोक का एक निर्वाह उसने किया, वह उस निर्वाह को सामाजिकता में एक ओढ़ा हुआ निर्वाह हम मान सकते हैं। जीवन को शांतिपूर्वक वह इसलिए व्यतीत कर सकी क्योंकि उसके पति के पास पर्याप्त साधन व संपदा थी, और पति के मरने पर जो कुछ बचा उसके बच्चों के लिए वो पर्याप्त था, और इसलिए उसे ऐसा लगता है कि शादी कोई बुरा सौदा नहीं है। कुल मिलाकर दुनिया की समस्त बेवकूफ़ औरतों को शादी जरूर करनी चाहिए जैसी मैंने की, और वह हंसने लगती है। यहीं पर एक हमें कहानी की कह सकते हैं कि यथार्थ जो एक तथ्य है वो हमारे सामने लेखिका ने प्रस्तुत किया है कि इस बिंदु पर कहानी हमें यह प्रश्न छोड़कर जाती है कि क्या ऐसा ही स्वभाव सभी औरतों का होना चाहिए। एक हल्का सा धक्का इस कहानी को पढ़ने के पश्चात पाठक को लगता है, और जीवन की जो वास्तविकता है उसको भी दर्शाया गया है। तो एक रिश्तों की औपचारिकता और एक मार्मिक जो संदेश है वह भी इस कहानी के अंतर्गत जया जादवानी के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। कहानी में जो अस्पताल से घर तक की जो यात्रा है वह बहुत ही सटीक शब्दावली में वर्णित की गई है।
उसमें यह दिखाया गया है कि शहर के अपोलो हॉस्पिटल में दिन भर लोगों का जो आना जाना रहता है, वहाँ पर जो स्थिति, एक वैचारिक स्थिति कहानी की नायिका की बनती है, उसको सटीक रूप में यहाँ पर प्रमाणित किया गया है कि वर्तमान परिवेश में यही स्थितियाँ हैं कि कुछ लोग, सभी नहीं, मृतक को शमशान पहुंचाकर ही संतोष की सांस लेते हैं, और इसके विपरीत कहानी की नायिका सारी यात्रा में केवल अपने अतीत के विषय में सोचती है। वर्तमान कैसा होगा, घर पहुंचकर उसे कौन सी स्थितियाँ झेलनी पड़ेगी। कहानी की जो मूल संवेदना है वह दाम्पत्य संबंधों को उजागर करना लेखिका का मुख्य उद्देश्य रहा है। पति पत्नी के संबंधों में सबसे बड़ा संघर्ष इस बात को लेकर ही होता है कि पति पत्नी को मात्र देह समझता है और उसकी इच्छाओं भावनाओं के प्रति उसकी कोई रुचि नहीं होती है, और इसी स्थितियों का मूल्यांकन इस दाम्पत्य संबंधों में इस कहानी के अंतर्गत किया गया है। बड़ी सूक्ष्मता से जया जादवानी ने दाम्पत्य संबंधों की स्थितियों को चित्रण किया है, जो केवल भावनाओं और इसमें भी काम भावना पर आधारित जो विचार बोध है उसको हमारे सामने प्रकट किया गया है। अंत में अस्पताल में अपने पति की बीमारी में उसके साथ रही नायिका पति की मृत्यु के पश्चात इस तथ्य पर विचार करती है कि कितना शोर रहा है पिछले सालों में मेरे भीतर हाँ और ना का पकड़ने और छोड़ने का, फर्ज और अपनी निजी ज़रूरतों का, विवेक और मूर्खता का, नफरत का, विरक्ति का और भाग निकलने की छटपटाहट का। यह जो सवाल है आत्मसम्मान का, यह इस कहानी में हमें बहुत नज़दीक से देखने को मिला है। सवाल यह नहीं है कि कौन जीतता है और कौन हारता है, सवाल हमेशा जीवन में संघर्ष जो में जीवन होता है उसको चलते रहने का है। बचपन के वर्षों में जो उद्देश्यपूर्ण जीवन मनुष्य जीने की कोशिश करता है और पिता ने निरुद्देश्य जीवन जीने की ओर उसे जो फेंक दिया जाता है, यह का तथ्य इस स्थिति को प्रतिपादित करता है कि पति की स्थिति, उसके भाव और विचारों को समझना एक स्त्री के लिए कितना जरूरी है, और एक पुरुष के लिए भी पति की जो भावनाएं हैं उसको समझना कितना आवश्यक है। यह तथ्य इस कहानी में हमारे सामने लेखिका ने प्रस्तुत किया है। कहानी में एक जगह बहुत सटीक जो व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण हमारे सामने प्रकट किया गया लेखिका के द्वारा, वह है कि कहानी में वर्तमान समय में जो युवकों की जो मानसिकता है उसको उजागर किया गया है कि जो उसके दोनों बेटे हैं कहानी की नायिका का, पति की मृत्यु के पश्चात भी वह ऐसा सोचना कि फालतू में 15 लाख रुपए लगे, यह इस तथ्य को बताता है कि स्वयं के पैसे न होते हुए भी यह तथ्य सोचना एक अजीब मानसिकता को हमारे सामने प्रकट किया गया है। माँ को सांत्वना भले वे जरूर दें, दोनों बेटे माँ को अपनी भुजाओं में भले ही लें, रोने लगे। पुरुष का रोना भी एक अजीब प्रकार का है, वह छाती फाड़ने से एहसास दिलाने जैसा होता है, और लगता है कि इस कहानी में माँ अपने बच्चों के सिर पर हाथ फेर कर जो है समझाने का प्रयत्न करती है, लेकिन अस्पताल का बिल जो है उसको देख करके यह कहना कि ये डॉक्टर कितने बेईमान हैं, 20 दिन का बिल पता कितना बनाया, 5 लाख रुपये। बड़ा छोटे से कह रहा है, दोनों सामने बैठे और माँ भी वहीं छोटा यह कहकर समाप्त करता है, छोड़ो ना भैया, ये बातें करने का यह समय उचित नहीं है। वर्तमान परिवेश में जब किसी वृद्ध की या अपने पिता की या माँ की मृत्यु होती है तो संतान आज भी 2 मनोस्थितियों से गुजरता है। एक तो मन स्थिति होती है जो इस कहानी में बड़े पुत्र के रूप में दर्शाई गई है, और दूसरी मन स्थिति छोटे पुत्र के रूप में दर्शाई गई है। तो कहानी में जो हॉस्पिटल से घर तक की जो यात्रा है और उसके पश्चात घर पर जो भीड़ और शमशान की जो एक अंतिम जो यात्रा है, उसको सटीक रूप में कहानीकार के द्वारा हमारे सामने व्यक्त किया गया है। घर पर जमा भीड़ में भी कुछ लोग संवेदनशील होते हैं, कुछ असंवेदनशील, और मृतक के प्रति अपनी भावनाओं को जो व्यक्त किया जाता है वह मृतात्मा की शांति के लिए, परिवार की खुशहाली के लिए लगभग सभी को गंभीरता से ही सोचना चाहिए। यह संकेत लेखिका ने हमारे सामने प्रकट किया है। कहानी में आया वह यह वाक्य कि इस रास्ते का पूरा सदुपयोग मेरे बेटे ने किया। अधिकतर रिश्तेदारों को फ़ोन करने के बाद उन्होंने दाह संस्कार का टाइम भी तय कर डाला। शाम 4 बजे मैंने घड़ी पर नज़र डाली, हमें पता ही नहीं चला और कब हो गया। इस तरह इस कहानी में रूढ़िवादी परंपरा का अंश है, तो एक तरफ आधुनिकता की जो संवेदना है उसको भी उजागर किया गया है। संवेदना तो क्या कहते हैं हम, असंवेदना ही हम उसको कहा जा सकता है। मृतक के आवास पर उपस्थित महिलाएं किस प्रकार आपस में बातचीत करती है, यह अंश जो वर्तमान समय में भी हमें देखने को मिलता है, तो कहानी में भी यही अंश लेखिका ने विश्लेषित किया है।
लगता है जैसे औरत ही होती है वह शब्दों की जैसे जननी होती है। लोग कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, इस तथ्य को इस कहानी में हमारे सामने प्रकट किया गया है, जो महिलाओं की एक मानसिकता के रूप में हमारे सामने आता है। कुल मिलाकर इस जया जादवानी की इस कहानी में तथ्य गंभीर तो है ही, साथ ही समसामयिक परिवेश की जो स्थितियां होती हैं उसको भी उजागर किया गया है। बड़ी ईमानदारी से, साफगोई से जो स्थितियां एक दाम्पत्य संबंध में शुरू होकर अंत में जो प्राप्त होती है उसका एक सटीक चित्रण, प्रभावी चित्रण कह सकते हैं, वह लेखिका ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। नायिका की जो जिजीविषा होती है उसको भी एक संकेत हमारे सामने स्पष्ट रूप से लेखिका के द्वारा दिया गया है।